हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में जो हेडिंग है दोस्तों, पहले पार्ट में गुण निरपेक्ष के बारे में। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार ये वीडियो होगी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो दोस्तों आपके अंदर जितने भी जो गुण निरपेक्ष को लेकर जो समस्या है दोस्तों, इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपको दूसरे वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों गुण निरपेक्ष को समझने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा, और वो दो चीज़ें क्या है दोस्तों, वो है अमेरिका और क्या दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ। क्या दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ। अगर आपको अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में अच्छी तरीके से पता है तो आपको गुण निरपेक्ष के बारे में जानकारी लेने के लिए भी किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अमेरिका है और ये एक सोवियत संघ है दोस्तों, ठीक है, सोवियत संघ, ठीक है। बस आपको क्या करना, बिल्कुल ध्यान आपको बोर्ड की तरफ लगाना, आपका ध्यान पूरा बोर्ड की तरफ होना चाहिए। फिर देखिए इसका कमाल। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अपने अपने जगह पर ताकतवर हैं। ये भी कम ताकतवर नहीं दोस्तों और ये भी कम नहीं है, यानी कि देखा जाए तो दोनों के बीच में एक लड़ाई छिड़ी हुई है। और वो लड़ाई कौन सी दोस्तों, वो लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई, ठीक है। क्या दोस्तों, विचार, ठीक है, विचारधारा की लड़ाई। तो विचारधारा की लड़ाई क्या है दोस्तों, विचारधारा की जो अगर बात करूं, विचारधारा की लड़ाई, तो अमेरिका जो दोस्तों सोवियत संघ को नीचे दिखाने की कोशिश करता है और सोवियत संघ अमेरिका को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक युद्ध का एक निर्माण होता है, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं और आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, और उसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अब शीत युद्ध क्या है दोस्तों, शीत युद्ध की अगर मैं बात करूं तो शीत युद्ध एक ऐसा विचारों की लड़ाई है जहां पे हथियारों का प्रयोग ना करके हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। हम हमारे को दुश्मन है, एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मान ली चलिए कि हमें किसी से दुश्मनी है, लेकिन हमें पता है कि हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए हम उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं और उससे ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उसे किसी भी रूप में एक नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे धन दौलत के रूप में, चाहे जमीन जायदाद के रूप में। ठीक उसी प्रकार क्या कर दोस्तों, अमेरिका सोवियत संघ को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है और सोवियत संघ अमेरिका को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इन दोनों की जो लड़ाई दोस्तों युद्ध का रूप नहीं ले रही है, और उसी को शीत युद्ध कहा जाता है, यानी कि युद्ध होने की स्थिति में है लेकिन युद्ध नहीं हो रहा है। यही क्या कहलाता है दोस्तों, शीत युद्ध। अब यहाँ पे आती है विचारों की लड़ाई। तो इन्होंने क्या करा कि अब इसको भी पता है कि अमेरिका और सोवियत संघ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सोवियत संघ के पास क्या दोस्तों, परमाणु हथियार है जो 1 मिनटों में 1 सेकंड के अंदर अमेरिका को खत्म कर सकता है। और सोवियत संघ क्या कर सकते दोस्तों, खुद एक ताकतवर देश बन सकता है, इसलिए अमेरिका कुछ नहीं कर रहा। और सोवियत संघ को भी पता है कि अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार है, इसलिए ये अपना दूसरा रास्ता अपनाते हैं युद्ध करने का। और अमेरिका क्या करता है दोस्तों, एक नाटो की स्थापना करता है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1949 में, यानी कि 1945 में नाटो संगठन की स्थापना की जाती है। और जिसमें कितने देश होते हैं, जिसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें 12 सदस्य देश हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर अमेरिका 12 देशों को शामिल कर रहा है और ये संगठन बना है, तो क्या सोवियत संघ जो यहाँ पर है क्या वो चुप बैठेगा? नहीं, क्योंकि कंपटीशन ही यही है विचारों की लड़ाई का। तो ये पीछे क्यों रहता है दोस्तों, इन्होंने भी क्या कर दिया, वार्सा, ठीक है, वार्सा, ठीक है, वार्सा पैक्ट बनाया। अब इसको वार्सा पैक्ट कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको वार्सा संधि कह सकते हैं, किसी भी रूप में इसको मकसद देखिए 1990, ठीक है, 1955 यानी कि 1955। तो 1955 में देखिए दोस्तों नाटो की स्थापना 1949 में हुई, और इसी के जवाब में सोवियत संघ ने कौन सा संगठन बनाया, 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया। अब इसका मकसद क्या है, नाटो में शामिल जितने भी देश होंगे, यानी कि इसमें नाटो में शामिल जितने भी सदस्य देश होंगे, इस पर किसी पे भी हमला होता है तो अमेरिका पे हमला माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोबारा ध्यान से सुनेगा, नाटो में शामिल, यानी कि नाटो में कितने देश शामिल हैं, 12। तो नाटो में शामिल किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो हमला उस देश पे नहीं बल्कि पूरे अमेरिका पे, और अमेरिका में जितने भी देश शामिल हैं नाटो पे माना जाएगा, और उसका जवाब सब मिलके देंगे। तो अब इनका मुकाबला क्या करना है दोस्तों, वार्सा पैक्ट का। अब वार्सा पैक्ट का जो मकसद है क्या दोस्तों, नाटो का मुकाबला करना। यहाँ पर लिख सकते हैं वार्सा पैक्ट का मकसद क्या दोस्तों, ठीक है, नाटो का, ठीक है, मुकाबला करना, ठीक है, मुकाबला करना। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई चालू हो जाती है। और ऐसी लड़ाई चालू हो जाती है जिसकी वजह से दोनों विश्व के बीच में, यानी कि अगर बात करूं विश्व के बीच में दो
हिस्सों में बंटने का खतरा पैदा हो जाता है, यानी कि दो ध्रुव में बंटने का जो है खतरा पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ विश्व, ठीक है, ठीक है, विश्व का, यहाँ पे लिख सकते हैं विश्व का दो ध्रुवों में, ठीक है, बंटने का खतरा पैदा हो गया। ठीक है, अब एक बात बताएं दोस्तों, इधर से ये अपने सदस्य देशों की संख्या बढ़ाते चला जा रहा है और सोवियत संघ भी अपने सदस्य देशों की संख्या बढ़ाते चला जा रहा है, और लोगों का जो छोटे देश यानी कि जो अभी भी गुलाम थे और अभी भी तुरंत आज़ाद हुए, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई है कि वो या फिर सोवियत संघ की तरफ चला जाए या फिर अमेरिका की तरफ चला जाए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो अभी अभी जो आज़ाद हुए वो दोबारा फिर गुलाम बन सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ भी उन पर हमला कभी भी कर सकता है और अमेरिका भी हमला कभी भी कर सकता है, क्योंकि छोटे देश जो अभी अभी आज़ाद हुए इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उनके सामने एक ही है कि इनसे बचा तो बचा कैसे जाए। ठीक है, अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि कोई ऐसा तरकीब आ जाए ताकि इनसे भी बच जाए और इनसे भी बच जाए। बचना ज़रूरी है, नहीं बचे तो दोबारा गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि गुलामी अगर हो जाते दोबारा तो फिर आज़ाद हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी के जवाब में जो 9 स्वतंत्र देश थे दोस्तों, ठीक है, 9, ठीक है, एशिया और अफ्रीका के, ठीक है, एशिया, ध्यान से कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखते जाइए, ठीक है, एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्र देशों ने, ठीक है, मिलकर क्या बनाया, गुट निरपेक्ष, क्या बनाया दोस्तों, गुट निरपेक्ष। ठीक है, गुट निरपेक्ष किस चीज़ का निर्माण करा, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष क्या मकसद है दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ से दूरी बना के रखना, अमेरिका और सोवियत संघ से दूरी बना के रखना। और यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, गुट, ठीक है, निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष। देखिए गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है, ठीक, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल, किसी भी गुट में शामिल, ठीक है, ना होना, किसी भी गुट में शामिल ना होना क्या कहलाता है दोस्तों, गुट निरपेक्ष कहलाता है। क्योंकि देखिए गुट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप, ठीक है, यानी कि संघ, और निरपेक्ष का मतलब होता है ना, यानी कि नहीं। तो किसी भी गुट में शामिल ना होना क्या कहलाता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है, गुट निरपेक्ष। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। मैंने क्या कहा कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक और शांति बना के रखिए। ये मत सोचिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गुट निरपेक्ष को समझाने से पहले मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आपको पता चल चुका है कि अगर गुट निरपेक्ष की ज़रूरत अगर नहीं होती तो किसी न किसी भी देश में जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं वो कैसे कभी न कभी गुलाम हो सकते थे। तो अब आता है गुट निरपेक्ष में कौन से देश शामिल थे और उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया। इससे पहले आपको क्या करना है, इसको लिख लीजिए, क्योंकि अब इसको मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड छोटे हैं इस वजह से। ठीक है, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों बताइए। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट में, ठीक है, शामिल ना होना। ठीक है, किसी भी गुट में शामिल ना होना दोस्तों क्या कहलाता है, गुट निरपेक्ष कहलाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूं कि गुट निरपेक्ष का, ठीक है, गुट, ठीक है, निरपेक्ष का पहला सम्मेलन, ठीक है, पहला सम्मेलन 1961, ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है। 1961 कहाँ पे होती है दोस्तों, बेलग्रेड। और बेलग्रेड कहाँ होता है दोस्तों, यूगोस्लाविया। ठीक है दोस्तों, यूगोस्लाविया में हुआ था। ये तो चलो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मैं बात करूँ इनकी स्थापना किन किन लोगों ने करी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे व्यक्तियों के नाम, उसके बाद यहाँ पे उनके देशों के नाम। टोटल 5 लोग थे दोस्तों जिन्होंने गुट निरपेक्ष को
आगे बढ़ाया और गुटनिरपेक्ष की स्थापना करी। और 5 देश आपको याद रखने हैं और 5 व्यक्तियों के नाम उनके देशों के साथ आपको याद रखनी है। यकीन मानिए आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये वो पॉइंट है दोस्तों जो आपको याद रखनी है और यही वो शब्द होते हैं और यही वो नाम होते हैं जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों मेरे चैनल को, ताकि इसका लाभ हर कोई उठा सके। ठीक है दोस्तों, आप भी उठा सकते हो और आपके फ्रेंड भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो भारत के जो आते हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के कौन आते हैं? ठीक है, पंडित जवाहर, ठीक है, जवाहरलाल, ठीक है, नेहरू कहाँ के थे? भारत के। ये आप सभी को पता है और ये प्रथम प्रधानमंत्री भी दोस्तों हमारे देश के, ये पहले नंबर पे आते हैं। दूसरे कौन है दोस्तों? दूसरा कौन है? नासिर। ठीक है, और नासिर की अगर बात करूँ तो ये किस देश से संबंध रखते हैं दोस्तों? मिस्र से। ठीक है, कहाँ के दोस्तों? मिस्र के। ये हो गया दोस्तों दूसरा। अब आते हैं तीसरे। तो तीसरे नंबर पे कौन आते हैं दोस्तों? डॉक्टर सुकर्नो। ठीक है, क्या थे दोस्तों? डॉक्टर सुकर्नो। और ये कहाँ के थे दोस्तों? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। क्योंकि ये मैप में भी दिखाने के लिए आ सकता है, पूछा जाएगा गुटनिरपेक्ष में शामिल जो देश है उनको मैप में दर्शाइए। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैप के साथ आपको याद रखना है। ये वो है जो आपको 5 से 10 नंबर दिला सकते हैं। और अगर मैं और आगे की बात करूँ तो चौथे नंबर पे आते हैं दोस्तों। चौथे नंबर पे कौन है? मार्शल टीटो। ठीक है, मार्शल टीटो। ठीक है, और मार्शल टीटो कहाँ के दोस्तों? यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे क्या आते हैं दोस्तों? 5वें नंबर पे आते हैं वामे इनक्रुमा। ठीक है, वामे, ठीक है, एन क्रुमा। और ये कहाँ के दोस्तों? ये थे घाना के। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से इन पांच देशों ने और 5 लोगों ने एक समझदारी का परिचय दिया और समझदारी का परिचय देके इन्होंने क्या बना दिया दोस्तों? इन्होंने एक गुटनिरपेक्ष संगठन की स्थापना करी और अपने देशों को इन्होंने बचा लिया। अगर इन्होंने ऐसा विकल्प नहीं चुना होता तो उम्मीद है कि क्या हो सकता है, जैसे कि आपको पता है कि सोवियत संघ और अमेरिका किसी न किसी एक देश में इनको शामिल होना पड़ता और नहीं भी होते तो मजबूरी बन जाती है इनको शामिल होना। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्होंने समझदारी का एक परिचय दिया और गुटनिरपेक्ष की स्थापना करी और ये सभी के सभी देश क्या हो गए दोस्तों? बिल्कुल आज़ाद है। ठीक है, और उसके शासन के मकसद की अगर बात करूँ तो इनका मकसद क्या है? आतंकवाद के खिलाफ इनका आवाज़ उठाना, शांति इनकी विशेषता दोस्तों, क्योंकि इनके कुछ मुद्दे थे जिसमें पहला मुद्दा है दोस्तों आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाना, युद्ध नहीं करना और अपना आर्थिक रूप से सहयोगी विकास करना और सहयोग से व्यापार करना। पर्यावरण से संबंधित भी इनके मुद्दे हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति मामला भी इनके मुद्दे हैं। तो ये सभी के सभी जो मुद्दे हैं आप इनको लिख लीजिएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट गुटनिरपेक्ष के बारे में क्लियर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और एक बार और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नमस्ते, बाय।